जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक घटना घटी है और उस घटना का असली मतलब समझने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि ये कितनी गुत्थियों को सुलझा गई और कितनी गुत्थियों को उलझा गई। ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और क्योंकि मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य समझा राष्ट्र के प्रति कि मैं इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करूं और जनता को, देश की जनता को बताने का प्रयास करूं। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन स्वीकृत किया। सुनने में लगता है बड़ी छोटी सी घटना है। भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसी देश ने ऋण मांगा, उसे ऋण दे दिया। ये छोटी सी घटना मानी जा सकती है, लेकिन ये घटना छोटी नहीं है। ये घटना बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, आईएमएफ के अंदर बहुत सारे देश पार्टिसिपेंट हैं और हर देश की वोटिंग पावर है, उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, और वो जो वोट करते हैं उससे डिसाइड होता है कि किसको कितना ऋण दिया जाए। एक तो ये सीमा होती है कि कितनी आपकी जीडीपी है, किसी देश की जीडीपी है, और वो कितने लोन का हकदार है, उसके हिसाब से आईएमएफ लोन देती है। और वो देश जिस वजह से लोन ले रहा है, क्या वो वजह ऐसी है जिसके लिए उसको लोन दिया जाए, ये आईएमएफ के जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो डिसाइड करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, उसमें सबकी अलग अलग वोटिंग पावर्स है। जैसे अमेरिका की वोटिंग पावर की कीमत है 17.42%, मतलब 100 में से 17.5% जो अधिकार है वो अमेरिका का है कि वो लोन देगा, आईएमएफ लोन देगा या नहीं देगा। चाइना का है 6.80%, फ्रांस का है 4.30%, यूके का है 4.23% और इंडिया का है 2.63%। मतलब इंडिया का भी एक बड़ा योगदान है, 2.63% है। हमारी ये हैसियत है, हमारी जीडीपी बड़ी है, देश बड़ा है, बड़ा मजबूत राष्ट्र है और हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है, इसलिए हमारा भी योगदान है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का 1/3 है, इसलिए उनका है। और चीन की, क्योंकि करीब 17% है वर्ल्ड की जीडीपी की, उनका भी है। लेकिन अमेरिका की तूती बोलती है। अच्छा, ये जब ऋण दिया गया है आईएमएफ द्वारा, तो ये उस समय दिया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति थी। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने पहलगांव के अंदर हमारे निर्दोष लोगों को मारा था। भारत ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह पाकिस्तानी टेररिस्ट का काम है और इसके लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट के अड्डों को नेस्तनाबूद कर देगा। भारत ने किया और उसके बाद तनाव सीमा पे बढ़ता चला गया। और यह बात पूरे विश्व को पता थी, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, पूरे विश्व को पता थी कि घटना क्या घटी है, पहलगांव में क्या विभत्स घटना घटी है। और भारत ने ये आक्रमण करने का आतंकवादी ठिकानों पे क्यों लिया और पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन इलाकों में बमबारी की, तो पूरे वर्ल्ड को पूरी चीज पता थी, क्योंकि हम भी उनसे संपर्क साधे हुए थे। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री पूरे विश्व के हर देश से संपर्क साधे हुए थे और पाकिस्तान के लोग भी साधे हुए थे। वो भी अपने स्पष्टीकरण दे रहे थे, हम भी अपने स्पष्टीकरण दे रहे थे। अच्छा, आईएमएफ के अंदर जब लोन कोई स्वीकृत होता है तो उसके अंदर जिन लोगों का भी, जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी उसमें भागीदार हैं, या तो उसमें वोट दे सकते हैं या वॉकआउट कर सकते हैं। लेकिन नो में वोट कोई नहीं दे सकता, या तो यस में वोट दीजिए या वॉकआउट कर जाइए। अब जिस बात पे सबसे ज्यादा गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है कि न केवल पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मिला, बल्कि भारत ने वॉकआउट किया और भारत के साथ किसी बड़े देश ने वॉकआउट नहीं किया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ऋण दिलाने में सहायता की, चाइना ने भी की,
और देशों ने भी की। इसका मतलब यह है कि क्या भारत विदेश नीति के मसले पे अलग थलग पड़ गया? अगर पड़ गया तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों की एक बड़ी मजबूत स्थिति रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से। नोबडी कुड इग्नोर अस, दे कुड लव अस और हेट अस, नोबडी कुड इग्नोर अस। ये हम जबकि गुट निरपेक्ष राष्ट्र में भी थे और ना अमेरिका गुट में थे ना रूस के गुट में थे, लेकिन हमारी एक हैसियत थी। और अगर इस प्रकार से हमारे इनकार के बावजूद और सबसे निवेदन के बावजूद कि पाकिस्तान को इस घड़ी में, जबकि वो आतंकवादियों का सपोर्ट करके हमारे निरीह लोगों को मार रहा, उस समय उन्हें ऋण देना नहीं चाहिए, आईएमएफ ने लोन दिया और अमेरिका ने और बाकी राष्ट्रों ने उसका साथ दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए ये कहा जा रहा है जब से ये युद्ध विराम की बात हुई है कि 26/11 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने युद्ध करने का निर्णय क्यों नहीं लिया और सेना को खुली छूट क्यों नहीं दी। और देखिए मोदी जी जो हैं वो घुस के मारते हैं। जैसे जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद बालाकोट हुआ और इस बार पहलगाम हुआ, तो इस बार ये हुआ और उसके 4 दिन के बाद युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम कैसे हुआ, किसके इनिशिएटिव पे हुआ, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन है। भारत कुछ कह रहा है, कहना भी चाहिए, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, कहना भी चाहिए, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है वो कुछ और कह रहा है। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उसका श्रेय ले लिया। उन्होंने कहा मैंने कराया है, और दोनों देश मान गए हैं। और उन्हें ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तरों से सूचना मिली कि इसके लिए नेगोशिएशन चल रहा था, जिसमें अमेरिका भी कोशिश कर रहा था, सऊदी अरेबिया भी कोशिश कर रहा था और एमिरेट्स भी कोशिश कर रहा था। ये 3 राष्ट्र मिलकर समझौता और युद्ध विराम की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में हमको नहीं पता था। हम बड़े उत्साह में थे, पूरा देश उत्साह में था, 142 करोड़ लोग उत्साह में थे और ये सोच रहे थे कि अब 1971-61 देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये गोदी मीडिया में बता रहा था कि बलूचिस्तान में बड़ा, पख्तूनिस्तान और ये बलूचिस्तान में बड़ा विरोध है और ये पाकिस्तान के उसी प्रकार टुकड़े होंगे जैसे 1971 में हुए थे। और हम लोग अपने उत्साह में थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि इसके युद्ध विराम के लिए कोई नेगोशिएशन चल रहा है। और जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ट्वीट किया और ये कहा कि दोनों देशों को मैंने मना लिया है, युद्ध विराम हो गया है और अब मैं मध्यस्थता करूंगा दोनों देश के बीच में, तब हम लोगों के कान खड़े हुए। तब हमें लगा कि ये घटना आईएमएफ द्वारा $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को देना एक लोन देने की केवल घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र यह है कि पहले तो पहलगाम की घटना कराई गई, भारत ने जो किया वो आपके सामने है 7 तारीख की रात। लेकिन एक और चीज का इसमें ध्यान देना आवश्यक है, युद्ध न करना भी एक रणनीति। अगर आपको लगता है कि आपके टेररिस्ट अटैक पे आक्रमण करने से पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को एक मौका मिल जाएगा हस्तक्षेप करने का, अंतर्राष्ट्रीय मसले इसको बनाने का, तो आप आक्रमण न करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। जो शायद जब लोग प्रश्न उठाते हैं कि 26/11 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो भारत ने अटैक क्यों नहीं किया, शायद इसलिए नहीं किया, जो सलमान खुर्शीद ने भी कहा जब न्यूज 24 में उनका इंटरव्यू हुआ और इनसे बार बार कहलवाने का प्रयास हुआ कि 26/11 में भारत ने आक्रमण क्यों नहीं किया था, जबकि एयरफोर्स और आर्मी करना चाहती थी, तो सलमान खुर्शीद ने कहा मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था और जो बात मुझे पता थी कि वास्तविकता क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, उस समय युद्ध न करने की रणनीति थी। अगर, लेकिन मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 26/11 के बाद वही स्थिति बन जाती जो इस बार पहलगाम के बाद बन गई, तो युद्ध न करना भी एक रणनीति होती। लेकिन युद्ध करके आपने अमेरिका को, चीन को और विश्व को वो मौका दे दिया जो शायद आपने नहीं देना चाहिए था। आपने, भारतवर्ष ने, मेरे देश ने जो जल का समझौता था उसको तोड़ दिया। पाकिस्तान को मौका मिल गया, उसने कश्मीर समझौता तोड़ दिया और शिमला समझौता। जो पहले लोग प्रश्न उठाते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब 92,000
सैनिकों को कैप्चर किया था, उन्हें छोड़ा क्यों था? इसलिए छोड़ा था शायद कि कश्मीर समझौते में भारत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के नाक रगड़वा के इंदिरा गांधी ने दस्तखत करवाए थे कि कश्मीर का मसला आपसी सहमति से हम सॉल्व करेंगे और इसमें कोई बाहरी प्रेशर नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और पाकिस्तान ने दस्तखत किए थे। तो जल समझौता भी एक बायलेटरल एग्रीमेंट था, द्विपक्षीय एग्रीमेंट था, और कश्मीर समझौता भी एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट था। लेकिन उत्साह में जो आपने जल समझौते को रद्द किया, उनको मौका मिल गया पाकिस्तान को कि उन्होंने कश्मीर समझौता और शिमला समझौते को रद्द कर दिया और अमेरिका को दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली को माल इधर उधर करने का मौका मिल गया। क्योंकि हम पाकिस्तान के जब द्विपक्षीय हमारा कोई वार्ता होती है, हमारा अपर हैंड होता है, बड़े देश है, लेकिन जब उसमें कोई भी बड़ा देश विश्व का हस्तक्षेप करने लगेगा तो वो किस प्रकार की बंदरबाट करेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो चीज देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा है, चीन खड़ा है, भारतवर्ष के साथ जो हमारा 75 साल पुराना सबसे मजबूत राष्ट्र है रूस, वो भी नहीं सामने आके खड़ा हुआ। सब वो देशों ने, विश्व के देशों ने आतंकवाद का विरोध तो किया, लेकिन आतंकवाद से पाकिस्तान को सीधे जोड़ने का जहमत नहीं उठाई। और जब आईएमएफ ने $1 बिलियन का लोन उस समय दिया जबकि हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारी बात का उतना महत्व नहीं दिया जो कि भारत जैसे मजबूत राष्ट्र की बात को महत्व देना आवश्यक है। यह गंभीर विषय है। जब भी कोई वित्तीय संस्था किसी को भी लोन देती है तो यह देखती है जो लोन वो दे रहे हैं वो वापस आएगा कि नहीं। और जो लोग वित्तीय मामले के जानकार हैं वो जानते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट क्या है? जो लोन हम दे रहे हैं कॉस्ट है, और जो बेनिफिट्स हैं वो जो पैसा वापस आएगा, जो जनरेट करेगी वो कंट्री या कंपनी, वो वापस पैसा दे पाएगी कि नहीं पाएगी। इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कैश फ्लो एनालाइज करते हैं कि कैश फ्लो कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा हर साल वापस आएगा, तो हमारे लोन को ये रिपेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन एक और कंसेप्ट होता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कई बार वित्तीय संस्था ऐसा भी लोन देती हैं जिसमें उन्हें पता है कि लोन वापस नहीं आएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विषयों को, सामाजिक विषयों को और रणनीतिक चीजों को ध्यान में रखते हुए सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके वो लोन देती हैं। तो पाकिस्तान जैसे आर्थिक रूप से टूटे हुए राष्ट्र को अगर आईएमएफ ने लोन देने की जहमत उठाई है और अमेरिका ने लोन देने की जहमत उठाई है, चीन ने लोन देने की जहमत उठाई है, इसका मतलब उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मसलों की गंभीरता को देखते हुए ऐसे मौके पर पाकिस्तान को लोन दिया है भारत के विरोध के बावजूद, जो कि अंतरराष्ट्रीय जगत पर उनकी स्ट्रेटेजी को रेखांकित करता है। और क्या हमारे माननीय मोदी जी विश्व में हर देश में गए, झप्पी ली, गले मिले, सबसे बड़ा प्यार मोहब्बत रही, किसी को हीरे की अंगूठी दी, किसी को झूला झुलाया, किसी की यहाँ बिरयानी खाई, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इतने अकेले पड़ रहे हैं जो आज तक हम कभी नहीं पढ़े हैं, तो विषय केवल लोन देने का नहीं है और पाकिस्तान को लोन मिलने का नहीं है। ये बहुत बड़े संकेतक हैं कि वो भारतवर्ष जो चीन का एक काउंटर कर सकता है, एकमात्र इस क्षेत्र का देश है और मजबूत देश है, 142 करोड़ लोगों का देश है और मजबूत सेना है। आज के तारीख में हमें किस तरह से रणनीतिक भूल करके और विपक्ष की बात ना सुनकर वो युद्ध शुरू किया और उसके बाद उसको अचानक विड्रॉ कर लिया। जब युद्ध शुरू किया था, सर्वदलीय बैठक हुई थी, सारे विपक्षी दल के लोग आए थे, उसमें उन्होंने सहमति दी थी। मोदी जी उसमें नहीं थे, दूसरी बैठक में भी नहीं थे, सारे विपक्षी दल के नेता आए थे, पूरे भारतवर्ष के साथ खड़े थे। लेकिन जब ये युद्ध विराम किया गया, वो विराम आर्मी के विरोध के बावजूद, देश की जनता के विरोध के बावजूद, राजनीतिक आकाओं ने किसके दबाव में किया, यह समझना मेरे जैसे वित्तीय मामलों के छात्र के लिए बहुत मुश्किल है कि क्या कारण था, क्या राजनीतिक दबाव था, क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव था। और अगर इस दबाव में हमारे 26 यात्रियों के अलावा 100-150 आदमियों की मौत और इतने रुपए के खर्च होने के बाद अगर पाकिस्तान को
$1 बिलियन का लोन मिलता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद पूरे विश्व के अंदर ये तो बता दिया था कि पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि कसाब जब पकड़ा गया था उसने स्वीकार किया था वो पाकिस्तान की मदद से आया था, लेकिन युद्ध न छेड़कर वो जोखिम नहीं उठाया था जो आज के तारीख में जोखिम उठाया गया। पाकिस्तान को पैसा मिल गया, हम अलग थलग पड़ गए और हमने बिना किसी से पूछे सेना के प्रतिरोध के बावजूद, देश की जनता के प्रतिरोध के बावजूद युद्ध विराम कर लिया। और ये युद्ध विराम आज भारत के लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, और जिससे मुझे पूरे जो ये लोन है और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति है और जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी है और उसमें हर जगह बंदरबाट कराने की चेष्टा है, इसका खमियाजा देश को न भुगतना पड़े, इसलिए देश के एक बेटे के अनुसार मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। आप लोग दर्शक श्रोता समझें और इस पे विचार करें कि युद्ध न करना भी एक रणनीति होती है, युद्ध करना भी एक रणनीति होती है। इंदिरा जी ने जो किया वो भी एक रणनीति थी। अमेरिका के प्रतिरोध और चेतावनी के बावजूद हमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़ा, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का युद्ध न छेड़ना भी एक रणनीति थी। लेकिन युद्ध छेड़कर अचानक बिना किसी को बताए युद्ध विराम करना, ये क्या है, ये आप निर्णय लें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।